कि आपने मुझे यहाँ पर बुलाया और ये अवसर दिया। मेरा ख्याल ये जो आपने मुझे सम्मानित किया है उसमें मेरा योगदान कम और आप लोगों के प्रेम का अनुदान बहुत ज़्यादा है। ये आप लोगों ने पता नहीं किस तरह से मुझे पहचाना। एक बार मुलाकात हुई थी आप लोगों से किसी और प्रोग्राम में, गाजीपुर आया था, पता नहीं क्या बात समझ में आई। मुझे तो लगता ये है कि ये आपका जो मोहब्बत है, जो प्रेम है, जो स्नेह है, ये उसके नाते मुझे मिला है और इसलिए मैं इसकी और भी बहुत कदर करता हूँ। केसरी जी यहाँ आगे बढ़ बढ़ करके तमाम जिम्मेदारियाँ जो उनके जिम्मे थी और उसके अलावा जो उनके जिम्मे नहीं थी वो भी ले रहे थे। और जब मुझे तिवारी जी का मैसेज मिला कि आना है और उसके बाद किसी सूरत से केसरी साहब को मालूम हुआ और केसरी साहब ने मुझे एक दिन फ़ोन किया कि गाजीपुर जा रहे हैं। मैंने कहा जा रहे हैं, क्या प्रोग्राम है? हमने कहा साथ चल रहे हैं। कहला नहीं, प्रोग्राम तो बताइए, कोशिश करेंगे कि साथ चलें। 2 दिन के बाद मालूम हुआ कि उन्होंने वो टिकट वगैरह करा करके मुझे भेज दिया और मुझसे पहले यहाँ गाजीपुर आकर के मुझे लेने के लिए यहाँ स्टेशन पर मौजूद रहे। केसरी जी, ये आपका बड़प्पन है और मैं वाकई इसकी बड़ी कदर करता हूँ। मैंने इनसे कहा कि भाई ये किराया वगैरह मैं भेज देता हूँ। कहला नहीं, मैं तो बढ़िया आदमी हूँ, मूल के साथ सूद भी ले लूँगा। और जब मैं यहाँ पहुँचा तो मैंने कहा भाई सूद तो हमारे यहाँ हराम है, मूल ले लीजिए। कहले मूल ये है कि आप हमारे यहाँ रुकिए और हमारे यहाँ निवास कीजिए और खाना खाइए। ये मैं आप लोगों के बहाने मुझे ये भी प्राप्त हुआ। आप अजिता जी, आपको सुना और आपने जितनी अच्छी प्रस्तुति की, तो ये तो भारत सरकार ने आपको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित करके उस कला का सम्मान किया है, आपका सम्मान किया है, जिसकी हम लोग बहुत करते हैं। मैंने तिवारी जी से कहा था कि मुझे कितना समय मिलेगा बोलने के लिए, क्योंकि अगर आए घर तो अपने लोगों से तो बातचीत अवश्य होनी चाहिए। तिवारी जी ने कहा कोई 20 से 25 मिनट, लेकिन कुछ संयोग ऐसा हुआ कि माननीय इंद्रेश जी की फ्लाइट लेट हो गई और हमारी ट्रेन लेट नहीं हो रही है, जिसको 5:20 पे जाना है। और हमारे कुछ साथी आके मुझे याद दिला गए कि बस 10 मिनट का समय है। इसी 10 मिनट के समय में मैं कुछ बातें जो अपने जीवन की कहानी से और जो हमने समझने की कोशिश की है वो आप लोगों के सामने हम रखेंगे। देखिए, शिक्षा, एजुकेशन एक अकेला ऐसा जरिया है जिसके सहारे लोगों के हालात बदल जाते हैं। न केवल आर्थिक हालात बदल जाते हैं बल्कि सामाजिक हालात बदल जाते हैं। और इसलिए हम सब लोगों का ये कर्तव्य है कि हम हर व्यक्ति तक शिक्षा को पहुंचाने का जो भी काम कर सके करें। और ये काम कई प्रकार से किया जाता है। स्कूल खोले जाते हैं, कॉलेज खोले जाते हैं, यूनिवर्सिटियां बनती हैं। आप जैसे लोग इस प्रोग्राम का आयोजन करके विभिन्न स्कूलों के बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं और ये जो आपका प्रोत्साहन है, ये प्रोत्साहन एक तरह से भविष्य के लिए एक पीढ़ी तैयार करने का होता है। और इन प्रोत्साहनों का इंसान की जिंदगी में बड़ा योगदान होता है। कब क्या चीज़ अच्छी लगे। हमें जब आपकी ओर से निमंत्रण मिला, उसकी खबर यहाँ के कुछ अखबारों ने छापी, तो हमारे टीचर जिन्होंने हमको पहली क्लास से पहले एक क्लास हुआ करती थी, पता नहीं अब प्राथमिक पाठशालाओं में होती है कि नहीं होती, जिसको गदहिया गोल कहा जाता है, तो उस गदहिया गोल में हमें पढ़ाया था रामजन्म बादशाह। तो किसी के जरिए उन्होंने फोन किया कि बचवा गाजीपुर हाथ हुआ, भेंट ना हुई,
पहली महोत्सव ऐसा कैसे हो सकेला, आई तो भेंट करे गए मिलने के लिए, आंखों से उनके आंसू। और राम जन्म जी का जो हमारे साथ जो संबंध था कि उस गदैया गोल में हमारा पढ़ने में दिल नहीं लगता था, और उस समय ये टेलीफोन और वीडियो और ये सारी सुविधाएं नहीं थी, तो वो जो पहली क्लास की किताब थी उसके पन्ने गोल गोल मोड़ करके एक फूल जैसा बनाते थे और अपने पास आसपास लोगों को, बच्चों को बिठाल करके और उस फूल के जरिए उनको आकर्षित करते थे किताब के लिए। तो ये योगदान होता है टीचर का, जो कि उस बच्चे के जीवन में है, और कब कहां पर कितना प्रभाव डाल जाए इसका हम अंदाजा नहीं लगा सकते। और इसलिए आप लोग जो सारे काम कर रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। फॉर्मल एजुकेशन एक बात है, लेकिन अगर शिक्षा के साथ संस्कार खत्म हो जाए, शिक्षा के साथ, एजुकेशन के साथ अगर तरबियत खत्म हो जाए, जिसको हम लोग कहते हैं, तो फिर इल्म बेमाने हो जाते हैं। और जब हम लोग छोटे थे तो उस समय ये संस्कार और ये तरबियत स्कूल से मिलती थी, अपने माँ बाप से मिलती थी, अपने रिश्तेदारों से मिलती थी, बल्कि उस समय तो ये था कि पूरे गांव का गांव हर बच्चे की तरबियत करने की जिम्मेदारी उसने उठा रखी थी, और इस तरह से बच्चों को बड़ा किया जाता था। हम तीसरी क्लास में थे और डाखाना हमारे स्कूल के रास्ते में था, पैदल जाते थे, ज़्यादा दूर नहीं था, ऐसे 2-2.5 किलोमीटर। तो एक बार घर से लिफाफा दिया गया कि इस पे डाखाने से एक टिकट लेकर के एक आने का इस पे लगा देना, और ये लिफाफा जो है मुंशी जी को दे देना। तो हमने टिकट खरीदा, टिकट चिपकाया और मुंशी जी को दिया, और मुंशी जी ने वो लिफाफा देखा और अपना सर पीट लिया। कहने भाई तुम पढ़ते हो, तीसरी क्लास में हो, तुम्हारा ताल्लुक संबंध किस परिवार से है, और देखो तुमने ये टिकट लगाया तो टिकट कुछ इस तरह से लगा दिया कि गांधी जी का सर नीचे हो गया और धड़ ऊपर हो गई। तो क्या ऐसे टिकट लगाया जाता है? बचपने में हमने शंकर मुंशी जी से कहा कि टिकट तो इस बात का है कि पैसा दे दिया, उस पैसे से अब लिफाफे पे लग गया तो पहुंच जाएगा। कहले बेटा पहुंच तो जाएगा, लेकिन अगर कोई काम करने के लायक है तो इस लायक भी है कि उसको कायदे से किया जाए। अब ये जो जीवन का एक संदेश है, ये जो जीवन की एक तरबियत है, ये जो है हम सब लोगों को मिली, और खास करके गाजीपुर में, वैसे तो पूरे देश पर हमको गर्व है, लेकिन एक अर्थशास्त्री थे, जो अर्थशास्त्र के अर्थशास्त्री थे, प्रोफेसर A.M. खुसरो, उनका कहना था कि हम कहाँ पर हैं उसके हिसाब से हम किस बात पर गर्व करते हैं ये डिपेंड करता है। कहने जब हम विश्व के किसी कोने पे होते हैं तो हम एशियन होने पे गर्व करते हैं, जब एशिया में है तो भारतीय होने पे गर्व करते हैं, जब भारत में होते हैं तो अपने प्रांत पर गर्व करते हैं, जब अपने प्रांत, वो हैदराबाद के रहने वाले थे, कहने जब अपने प्रांत आंध्रा में होते हैं तो फिर हम हैदराबाद पे गर्व करते हैं। तो ये होता है, तो हम सब लोग तो गर्वान्वित हैं अपने पूरे देश पर, और देश ने जो दुनिया को रास्ता दिखाया है उस पर, लेकिन अपने एरिया, अपने क्षेत्र पर हम लोग बहुत गर्वान्वित हैं। और गाजीपुर की बहुत सारी ट्रेडिशन रही हैं, गाजीपुर की बहुत सारी परंपराएं रही हैं। इंद्रेश जी को मालूम होगा, क्योंकि उन्होंने जितना काम ग्रास रूट लेवल पर किया है उतना शायद किसी ने नहीं किया होगा। मनोज सिन्हा साहब से जब मेरी बात हो रही थी तो मैंने कहा कि साहब गाजीपुर जिले से अकेले 29 लोग अलग अलग समय में विभिन्न विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर, कुलपति रहे। ये गौरव किसी और को नहीं। इत्तेफाक से उसमें से 3 लोगों को आप पहले से ही अवार्ड दे चुके हैं। मैंने मंगला राय जी का नाम देखा, मैंने इसमें जो है वो A.N. राय साहब का नाम देखा, और मुझे बड़ा सौभाग्य है कि आज इस लिस्ट में हमारा भी नाम जोड़ दे। हम लोगों की जो परंपराएं रही हैं
वो सर्वधर्म संभाव की परंपराएं रही हैं। हमारी जो परंपराएं रही हैं उसमें हर एक को बराबर जो अवसर मिले वो मिले। और यहाँ के लोगों ने, या शायद पढ़ लिख करके अगर कुछ लोग आगे बढ़ गए तो उसका एक कारण ये भी है कि शायद गाजीपुर कभी बहुत ज़्यादा अमीर नहीं था, जमींदारियाँ बहुत बड़ी नहीं थी, तो लोगों के पास कम पैसा था, पढ़ाई लिखाई का एक साधन था और पढ़ाई लिखाई के जरिए ही आगे बढ़ना चाहते थे और सब लोग मिल करके आगे बढ़ना चाहते थे। और एक जो संदेश हमने एक और सीखा, हम लोग कुछ काम कर रहे थे कि विभिन्न समुदायों का विकास में भागीदारी कैसे होती है। और ये कहा जाता है कि भाई जो लोग आर्थिक रूप से पिछड़े हैं उनकी मदद कर दें, और वैसे पिछड़े समाज के हर वर्ग में हैं, मुसलमान में है, हिंदू में है, मुसलमानों की अलग अलग जो डिवीज़न है उसमें है, हिंदुओं की जो अलग अलग कास्ट है उसमें है। लेकिन जब हम लोगों ने कुछ काम किया तो ये पता लगा कि अगर आप किसी अच्छे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, आप किसी उच्च कास्ट से ताल्लुक़ रखते हैं और आप गरीब हैं, तब भी आपके अपने कैरियर में आगे बढ़ जाने की संभावनाएं उस व्यक्ति के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है जो कि गरीब भी है और किसी ऐसे परिवार को बिलोंग करता है जो लोअर कास्ट या लोअर क्लास को बिलोंग करता हो। वजह उसकी ऐसी है कि जो सपोर्ट सिस्टम होता है, कि मैं गरीब था, मैं जब पैदा हुआ तो ज़मीराए टूटे हुए 10 साल हो चुके थे, बहुत बुरे हाल थे घर पे, लेकिन ऐसे लोग मिले ख़ानदान से जिन्होंने पढ़ने का रास्ता दिखाया, ले गए और पढ़ा लिखा, और आज हम जो कुछ है उसी के लायक। मेरा ख्याल हम लोग उससे ऊपर उठ गए हैं, अब उसको नहीं झेल रहे हैं जो हमने अपने बचपन में झेला। लेकिन अब जब मैं पलट के देखता हूँ तो हम तो बाहर निकल गए, लेकिन हमारे बहुत सारे भाई बहन उसी परिस्थिति में आज भी हैं। और उसका एक उदाहरण हम सब लोगों के सामने है कि एक त्रासदी आई, बहुत बड़ी त्रासदी आई, और उस त्रासदी के कारण इस देश को लगभग 80 करोड़ लोगों को मुफ्त गल्ला देना पड़ा ताकि वो जिंदा रह सके। 80 करोड़ का मतलब 130 करोड़ में से लगभग 65% आबादी। इन 65% आबादी के लोगों से ये अपेक्षा करना कि वो अपने बच्चों को निजी संस्थाओं में भेज सकेंगे, अपने बच्चों को कोचिंग दिला सकेंगे, अपने बच्चों को महंगी शिक्षा दे सकेंगे, शायद ये संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए हम लोगों का एक ये भी कर्तव्य बनता है कि जो हमारा जो पब्लिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन है उसको मजबूत बनाएं। न सिर्फ ये कि उसकी फंडिंग करें, बल्कि उनके टीचर जो है ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो, वहाँ की बिल्डिंग ज़्यादा अच्छी हो, वहाँ पढ़ाई का माहौल अच्छा हो, ताकि गरीब से गरीब आदमी को, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी तबके का हो, उसको अवसर मिले और उस अवसर के सहारे आगे बढ़ जाए। नई शिक्षा नीति आप लोगों को मालूम है कि आ चुकी है, और उस नई शिक्षा नीति में जो बहुत सारे लक्ष्य हैं, उस लक्ष्य में से एक लक्ष्य ये भी है कि 18 से 24 वर्ष की आयु के जो लोग हैं उनके 50% लोग उच्च शिक्षा में होने चाहिए, जिसको हम लोग ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो कहते हैं। अभी वो 27% है। इसका मतलब उसको बढ़ा करके हमें दूना करना है। कब तक? 2035 तक। हमारे बच्चों के लिए ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो 100% से ज़्यादा है। आप में से अगली सफ में बैठे हुए बहुत सारे लोगों के बच्चों के लिए 100% से ज़्यादा आपके बच्चों को समस्या नहीं हुई। लेकिन अगर उसके बाद भी देश का औसत 27% है, तो इसमें वो लोग हैं जो गरीब हैं, किसान हैं, मजदूर हैं। सबसे बुरी हालत में वो हैं जो कि अगर महिला हो, जिनके पास कोई खेती बाड़ी, कोई भूमि नहीं हो, ऐसे लोगों की संख्या बहुत बड़ी है। तो एक तो हमारे समाज का ये दायित्व और कर्तव्य बनता है कि हम ऐसे लोगों को आगे बढ़ाएं, और अगर हम ऐसा करने में कामयाब हो जाते हैं, और तालीम केवल किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि उसमें एक तरबियत भी हो, कुछ कर सकने की क्षमता भी हो, कुछ अपनी परंपराओं का ज्ञान भी हो, उन परंपराओं का मान सम्मान भी हो,
और एक आपसी सौहार्द भी हो। और इसीलिए कहा जाता है कि वैल्यू एजुकेशन या मूल्यों की शिक्षा, और प्रश्न जो उठता है कि किस मूल्य की शिक्षा, तो हमारे सामने भारत एक जनतंत्र है, भारत का एक संविधान है, तो हमारे संविधान के जो मूल्य हैं उन मूल्यों को हर व्यक्ति अपने अंदर ले आए। एक चीज़ जो हमारे संविधान में लिखी हुई है जिसे हम लोग बहुत कम पढ़ते हैं कि ये हर व्यक्ति का और हर संस्था का ये एक कर्तव्य होगा या उससे अपेक्षा की जाएगी, फंडामेंटल ड्यूटीज में से नहीं है, कि वो अपने आचरण, अपने चाल चलन, अपने काम में उत्कृष्टता लाने का प्रयास करेगा। तो ये संवैधानिक अपेक्षा है कि हम जो भी काम करें तो एक उत्कृष्ट तरीके से करें ताकि हम दुनिया में एक एक्सीलेंस माने जाए। आजकल स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, जो पैमाना है वो पैमाना ग्लोबल हो चुका है, बेंचमार्क ग्लोबल हो चुका है। ये एक ऐसा अवसर था जिसपे कि दिल से आप सब लोगों से बहुत बात की जा सकती थी, लेकिन कुछ दूसरी चीज़ें बाधक हैं, ट्रेन पकड़नी है, इसलिए मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। और इंद्रेश जी, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, एक आपकी फ्लाइट लेट हुई, जैसा कि मैंने कहा मेरी ट्रेन समय से है, तो हो सकता है कि जब आपका संबोधन हो रहा हो तो मुझे बीच में उठ के जाना पड़े, इसलिए आप इसका बुरा न माने और मुझे माफ़ करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का।